अब नीचे लिखो, राउल्ट के नियम से गणना हेतु सरल व्यंजक, राउल्ट के नियम से गणना हेतु सरल व्यंजक राउल्ट के नियम से गणना हेतु सरल व्यंजक हो गया। मतलब अगर राउल्ट के नियम से हमको सवाल लगाना है तो हमारे पास फॉर्मूला तो इसी प्रकार से है, P माइनस पी एस बट्टे पी बराबर n बट्टे n प्लस n, ये फॉर्मूला है। तुम्हारे पास चाहो तो इसी से सवाल लगा सकते हो, लेकिन अभी इसमें देखोगे नीचे n प्लस n आ रहा है, ग्राम में मात्रा दे दी तो W बट्टे m दो बार जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना होगा। हम एक तरीका लगाते हैं जिससे एक n खत्म कर दे, सवाल हमारा आसान हो जाएगा। कैसे? देखो, भिन्न पलट दो, ठीक है। भिन्न पलटोगे तो क्या होगा, ऊपर p चला जाएगा और नीचे p माइनस क्या चला जाएगा, ps बराबर ये ऊपर हो गया n प्लस n और नीचे क्या हो गया n। अब इसको अलग अलग तोड़ सकते हो ना, n बट्टे n एक बार लिख सकते हो क्योंकि अंश का पहला पद बट्टे पूरा हर प्लस अंश का दूसरा पद बट्टे पूरा हर, ये करके कितना हो गया एक, तो p बट्टे p माइनस पी एस हुआ बराबर, बराबर नहीं, इसको इधर प्लस एक है ना, इधर लेके क्या कर लो माइनस एक, इधर तुम्हारा n बट्टे n बचा रहे, हो गया। लसा ले लो, क्या p माइनस पी एस हो गया, क्या हो जाएगा p होगा और माइनस एक का गुणा इसमें करना होगा ना, डायरेक्ट करें, माइनस एक का गुणा p में क्या होगा माइनस p, माइनस एक का गुणा माइनस पी एस में प्लस पी एस बराबर क्या बचा n बट्टे n, p से p कट जाएगा, बच गया पी एस बट्टे p माइनस पी एस बराबर n बट्टे n। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, दिखाई दे रहा है। तो इससे तुम आसानी से लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो इधर वाली चीज तो ऐसी ही रह गई, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, बस पी एस दो जगह आ गया, जहाँ p दो जगह था वहां पी एस दो जगह आ गया, लेकिन इधर वाला एक n समाप्त हो गया, तुमको जोड़ने से छुट्टी मिल जाएगी, हो जाएगा। तो अगर मोलों की संख्या दी गई तो ये सूत्र लगाओ, मोलों की संख्या की जगह अगर ग्राम में मात्रा दे दी गई तो ग्राम में मात्रा से पहले इनका मोलों की संख्या निकाल लेना, निकल जाएगा। जहां ऐसे लिख लोगे, जहां p और ps के बारे में तो जानते ही आ रहे हो, n का सूत्र हम लिख देते हैं, जहां n बराबर किसका मोल है, बात मत करो, विलायक का मोल है, और विलायक के मोल का सूत्र क्या होगा, विलायक की किसमें मात्रा, ग्राम में मात्रा, और बटे विलायक का मोलर द्रव्यमान। ये हमारा फॉर्मूला रहेगा इसके लिए, ठीक है। अब चाहो तो तुम उसको किसी प्रतीक के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हो, कैसे, इसको W डैश कर दें, क्योंकि कैपिटल W स्मॉल w में अंतर भूल जाओगे, और इसको क्या कर दें M डैश कर दें, और स्मॉल n बराबर किसका मोल है जी, विलेय का मोल है। विलेय का मोल का सूत्र क्या बनेगा, विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान। हो गया, इसको स्मॉल w कर दो और स्मॉल m कर दो, हो गया ना। तो इस तरह से एक चाहो तो यहाँ पे नया सूत्र बना सकते हो, लेकिन हम इसी पे छोड़ते हैं, वो तुम्हारी मर्जी, तुम कैसे करते हो वहां पे, ठीक है। क्या करोगे, अगर ग्राम में मात्रा दिया तो पहले मोलों की संख्या निकाल लेना, हो जाएगा, तब फिर इस सूत्र में रखना। मान लो ग्राम में मात्रा ही पूछ दिया तो मान लेना कि विलायक की ग्राम में मात्रा बराबर W डैश, उसका मोलर द्रव्यमान तो निकाल ही सकते हो, तो इसलिए उसके मोलों की संख्या बराबर W डैश बट्टे 40, 50, 60 जितना आएगा उसको बाद यहाँ पे रखोगे, बात तो वही हो जाएगी, होगा ना।
तो फिर से दूसरा बड़ा सूत्र याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे सीधे याद रखो PS बट्टे P माइनस PS बराबर कैपिटल N बट्टे स्मॉल n हो जाएगा। नोट कर लो इसको। सवाल लगाना होगा तो इस सूत्र से लगा सकते हो। अब इसी पे एक सवाल बोला जाए, एक सवाल लगा लो फिर आगे चलें। दो नियम इसके बाद बच रहा है, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन। एक एक दिन का दोनों है, मतलब कल परसों तक चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अब नीचे पहले इसकी सीमाएं लिख लेते हैं, सब क्वेश्चन शुरू करते हैं। नीचे लिखो हेडिंग, राउल्ट के नियम की सीमाएं। राउल्ट के नियम की सीमाएं। हो गया पहला नंबर। राउल्ट का नियम केवल आदर्श विलयनों पर ही लागू होता है। राउल्ट का नियम केवल आदर्श विलयनों पर ही लागू होता है। राउल्ट का नियम केवल आदर्श विलयनों पर ही लागू होता है। इसका मतलब यहां से तुम सीधे सीधे समझ जाओ, ये नियम कोई वास्तविक नियम नहीं है, क्योंकि आदर्श विलयन ही हमारी एक कल्पना मात्र है। आदर्श विलयन हमारी एक कल्पना मात्र है, कोई भी विलयन आदर्श विलयन नहीं हो सकता है। समझ गए? जैसे कक्षा 11 में अगर पढ़े होगे पीवी बराबर एनआरटी आदर्श गैस समीकरण पढ़े होगे, तो वहां पे बताया गया होगा कि कोई भी गैस इस आदर्श गैस समीकरण का पूरी तरह से पालन नहीं करती, अर्थात आदर्श गैसें हमारी एक कल्पना मात्र थी। इसी प्रकार यहाँ पे आदर्श विलयन एक कल्पना मात्र होगा, इसमें कोई वास्तविकता नहीं है। हाँ, हम लगाएंगे सवाल इसी सूत्र से लगाएंगे, क्योंकि अब सूत्र से सवाल तो लगाना है, लेकिन जब उसको प्रयोग करोगे हमारे जो प्रायोगिक मान का आंसर होगा और ये गणना के द्वारा जो प्राप्त मान का आंसर होगा, दोनों में फर्क होगा, जिससे पता चल जाएगा कि विलयन आदर्श नहीं है, उसमें कोई अंतर है। ठीक है ना? दूसरा नंबर लिखो, अभी आदर्श विलयन की परिभाषा लिखवा रहे हैं नीचे। दूसरा नंबर लिखो। दूसरा नंबर, राउल्ट का नियम उन पदार्थों के विलयनों पर भी लागू नहीं होता है। राउल्ट का नियम उन पदार्थों के विलयनों पर भी लागू नहीं होता है। उन पदार्थों के विलयनों पर भी लागू नहीं होता है जो विलयन में वियोजित अथवा संगुणित हो जाते हैं। जो विलयन में वियोजित अथवा संगुणित हो जाते हैं, विलयन में वियोजित अथवा संगुणित हो जाते हैं। हो गया? कहने का मतलब, वियोजन का मतलब क्या है? तुम विलय का अगर इतना बड़ा कण विलयन में घोल रहे हो, विलयन में जाने के बाद वो दो कणों में टूट गया, ठीक है, तो ये वियोजन हो गया। और तुम इतना छोटा छोटा कण घोल रहे हो, विलयन में जाने के बाद मिलके इतना बड़ा हो गया, तो ये संगुणन हो गया। अब एक चीज सोचो, इसका नाम ही है हेडिंग का अणु संख्य गुणधर्म।
क्या नाम है? अणुसंख्य गुणधर्म का दूसरा प्रकार है ना, हेडिंग का तो नाम ही है अणुसंख्य गुणधर्म। और अणुसंख्य गुणधर्म की परिभाषा क्या बताए थे? ऐसे गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अर्थात अणुओं की संख्या बदलेगी तो क्या बदल जाएगा? गुण बदल जाएगा। अब ये सोचो कि हम इस तरह का 3 अणु मिला रहे हैं, तो जब विलयन में इस 3 अणु को मिलाएंगे तो हमारे विलयन हमारे हिसाब से उस 3 अणु के हिसाब का गुण बताएगा ना। लेकिन अगर ये विलयन में जाने के बाद टूट जाता है तो कितने हो गए? कितने हो गए विलयन में? अब 6 हो गए ना। तो हमने क्या सोचा था कि हमने तो 3 मिलाया, अब मिलाने के बाद क्या विलयन में देख लीजिए क्या कि वो टूट गया था? तुम कणों को देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। तो विलयन में हम देख तो पाएंगे नहीं, हम अपने हिसाब से 3 मान के सूत्र में रख देंगे, 3 के हिसाब से हम सवाल लगाएंगे। लेकिन विलयन किसके हिसाब से बताएगा? 6 के हिसाब से बताएगा। इसका मतलब इसके गुणधर्म और इसके गुणधर्म में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। तो राउल्ट का नियम काम नहीं करेगा। इसी प्रकार अगर संगुणन हो गया तो मान लो हम 6 मिला रहे हैं, तो हमने तो 6 मान के काम किया, लेकिन विलयन में जाने के बाद 2-2 अगर जुड़ के ऐसे बड़ा बड़ा बना लिए तो कितने हो गए? केवल 3 ही हो गए। तो वो 3 अणुओं का गुण दिखाएगा, जबकि हम कितना मान रहे हैं? 6 अणुओं का गुण मान रहे हैं। तो जाहिर सी बात है परिवर्तन हो जाएगा, होगा ना। ये याद रखना है। तो ये वियोजन है और ये संगुणन है। वियोजन मतलब टूट जाना, संगुणन मतलब जुड़ जाना। तो जो विलयन में जाने के बाद वियोजित हो जाएगा चाहे संगुणित हो जाएगा, वो भी क्या करेगा? इसका नियम का पालन नहीं करेगा। हो गया। तीसरा नंबर लिखो। तीसरी सीमा इनकी क्या है और कहां पे काम नहीं करता है? राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम उन पदार्थों के विलयनों पर भी लागू नहीं होता है। राउल्ट का नियम उन पदार्थों के विलयनों पर भी लागू नहीं होता है। राउल्ट का नियम उन पदार्थों के विलयनों पर भी लागू नहीं होता है जिनमें विलेय की विलायक से क्रिया हो जाती है। जिनमें विलेय की विलायक से क्रिया हो जाती है। हो गया। कहने का मतलब अगर विलेय विलायक से क्रिया कर लिया तो बात को ध्यान से समझना। राउल्ट ने क्या कहा कि जो वाष्प दाब का अवनमन होता है विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, ठीक है ना। लेकिन मान के चलो तुमने एक विलेय मिलाया, इसमें एक विलेय मिला दिया तुमने, और वो विलेय क्या किया? जाके जल के अणुओं से क्रिया कर लिया। और क्रिया करने के बाद हम मान लेते हैं वो उनकी क्रिया उष्मा क्षेपी हो गई। जैसे एक एग्जाम्पल तुम देखते हो, जब बिना बुझा चूना अर्थात कली चूना, इसको कली चूना को हम किसमें मिलाते हैं? जल में मिलाते हैं तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बन जाता है, बनता है ना। इसका मतलब यहाँ पे ये जो हमारा विलेय है विलायक से क्या कर ले रहा है? क्रिया कर ले रहा है। और इस प्रक्रिया में क्या निकलती है जी? उष्मा निकलती है। और जब उष्मा निकलेगी तो जल के बहुत सारे अणु बाहर चले जाएंगे। चले जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो वाष्प दाब घटने की बजाय क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ेगा। तो राउल्ट का नियम काम करेगा क्या? नहीं करेगा। हमारा हेडिंग ही बदल जाएगी। हेडिंग कह रही है वाष्प दाब का अवनमन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो उन्नयन हो जा रहा है। दिखाई दे रहा है ना। तो राउल्ट का नियम यहाँ पे काम नहीं करेगा। इसी प्रकार से मान लो कि जब विलेय की विलायक से क्रिया हुई, उसमें बहुत ज्यादा उष्मा अवशोषित हो गई, बहुत ज्यादा उष्मा अवशोषित हो गई, तो भी क्या होगा? तो भी परेशानी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा उष्मा अगर अवशोषित हो जाएगी तो विलयन काफी ठंडा हो जाएगा ना।
और जितने कण ऊपर जाने चाहिए थे उतने भी नहीं जा पाएंगे। वाष्प दाब अचानक बहुत ज्यादा घट जाएगा, उस मोल प्रभाग के अनुपात से भी कम हो जाएगा, तो भी राउल्ट का नियम बदल जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि विलेय ऐसा होना चाहिए जो विलायक से क्रिया न कर पाए, क्योंकि विलायक से क्रिया किया तो या तो उष्माशोषी हो जाएगा या तो उष्माक्षेपी हो जाएगा। ठीक है, उष्माक्षेपी की स्थिति में वाष्प दाब बढ़ जाएगा, तब भी राउल्ट का नियम काम नहीं करेगा। उष्माशोषी की स्थिति में वाष्प दाब बहुत कम हो जाएगा, तब भी राउल्ट का नियम काम नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे ये 3 प्रोसेस को याद रखो। एक तो वियोजन या संगुणन नहीं होना चाहिए। वियोजन या संगुणन का आधार पर भी हमने बता दिया क्यों नियम काम नहीं करेगा, क्योंकि तुम तो 3 मान के काम करोगे, वियोजन की स्थिति में वो 6 का गुण दिखाएगा, संगुणन की स्थिति में तुम 6 मानकर काम करोगे तो वो 3 का गुण दिखाएगा, वहां भी बदलाव हो जाएगा, क्योंकि हेडिंग का नाम ही है अणुसंख्य गुणधर्म। ठीक है ना, ये याद रखना है। उसके बाद तीसरा कहता है इनका नियम जो होता है आदर्श विलयनों पर ही लागू होता है। आदर्श विलयन का मतलब ऐसे विलयन जो ताप दाब की सभी परिस्थितियों में वांछित विलयन समीकरण और राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। ऐसे विलयन जो ताप दाब की सभी परिस्थितियों में वांछित विलयन समीकरण और राउल्ट के नियम का पालन करते हो। ठीक है ना, ये याद रखना है। तो यहाँ पर कोई भी विलयन जो होता है पूर्ण रूप से न तो वांछित विलयन समीकरण का पालन करता है न तो राउल्ट के नियम का पालन करता है। इसीलिए आदर्श विलयन हमारा एक कोरी कल्पना मात्र है, अर्थात कोई भी विलयन आदर्श विलयन नहीं होता है। आज तक हम ब्रह्मांड में कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं पाए जिसको हम आदर्श पदार्थ कह सकें। तुम कोई भी पदार्थ 10 में तुमने कुछ पदार्थ का शोधन किया होगा, वहां पे उसकी शुद्धता हम लोग पढ़ते हैं। जैसे अभी देखो, इसमें हम आगे पढ़ेंगे एल्यूमिनियम का जब निष्कर्षण पढ़ेंगे तो उस निष्कर्षण में एल्यूमिनियम को विद्युत अपघटनी विधि से शोधित किया जाता है, और विद्युत अपघटनी विधि से माना जाता है कि प्राप्त उत्पाद एकदम शुद्ध होता है। लेकिन फिर भी एल्यूमिनियम की शुद्धता वहां पे 99.99% बताई जाती है। लगभग 100 है ही, लेकिन 100 नहीं कहा। 100 कहने का मतलब वो पदार्थ पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया, अर्थात आदर्श हो गया। लेकिन उसमें कुछ न कुछ अशुद्धियां तो जरूर मिली रहेंगी, भले ही एक कण की अशुद्धि मिली हो, लेकिन अशुद्धियां जरूर होंगी। अर्थात यहां पर भी कमी या बढ़ोतरी कुछ न कुछ जरूर होगी, चाहे 1 पॉइंट की हो, आधे पॉइंट की हो, 0.05 पॉइंट की हो, कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। कमी तो हो गई, कमी तो कमी होती है। इसलिए कोई भी जो विलयन होता है पूर्ण रूप से नियमों का पालन नहीं करता है, अतः कोई भी विलयन आदर्श विलयन नहीं होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि राउल्ट का विलयन किसी भी विलयन पर, राउल्ट का नियम किसी भी विलयन पर पूर्ण रूप से काम नहीं करेगा, क्योंकि आदर्श विलयन ही नहीं होता तो काम किससे करेगा? आदर्श विलयन होता तो काम करता। ठीक है, तो लिखो, कहां तक लिखिए? 3 सीमाएं हो गई ना। कॉपी के सबसे ऊपर हेडिंग लिख लो आदर्श विलयन। आदर्श विलयन तुमसे पूछा जा सकता है, आदर्श विलयन किसे कहते हैं? आदर्श विलयन हो गया, लिखो। ऐसे विलयन जो ताप दाब की सभी परिस्थितियों में, ताप दाब मत लिखो, ताप तथा सांद्रता, यहाँ पे ताप से ज्यादा मतलब नहीं होता है। जो ताप तथा सांद्रता, जो ताप तथा सांद्रता की सभी परिस्थितियों में, ताप तथा सांद्रता की सभी परिस्थितियों में वांछित विलयन समीकरण, वांछित विलयन समीकरण और राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, और राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। आदर्श विलयन कहलाते हैं।
हो गया? बस अब यहां से हम सवाल लिखना शुरू करते हैं, क्वेश्चन को। दस मिनट बचा, 10 मिनट के बाद जाना। क्वेश्चन लिखो। शुद्ध बेंजीन, शुद्ध बेंजीन, शुद्ध बेंजीन का हो गया किसी ताप पर, किसी ताप पर, किसी ताप पर वाष्प दाब, वाष्प दाब 640 mm पारा है। 640 mm पारा हम लोग इसी के रूप में मापते हैं ना, नहीं तो वायुमंडल में नापते हैं, नहीं तो मीटर सेंटीमीटर में मापते हैं, तो किस में मापते हैं? ये पारे के रूप में मापते हैं कि 76 सेंटीमीटर पारे का दाब, 760 मिलीमीटर पारे का दाब। ठीक है, तो लिखो, क्या लिखे? वाष्प दाब 640 mm पारा है। हो गया? जब किसी विलेय के, जब किसी विलेय के, हो गया 2.175 ग्राम को बेंजीन के हो गया 39 ग्राम में घोला गया, 39 ग्राम में घोला गया, तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 600 mm पारा हो जाता है। 600 mm पारा हो जाता है। विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। हो गया ना? अब ध्यान दो, सवाल को लगाने से पहले क्या क्या चीजें सवाल में दी गई हैं उनको खंड रूप में पढ़ो और लिख लो। ठीक है, तो सबसे पहले कहा शुद्ध बेंजीन का किसी ताप पर वाष्प दाब 640 mm पारा है। ठीक है ना? आगे पढ़ो एक चीज कि विलेय का कुछ ग्राम दिया गया है, उसे किसमें घोला गया है? बेंजीन में घोला गया ना, अर्थात यहाँ विलायक कौन है? बेंजीन है, जिसमें घोला जाएगा यहाँ वही विलायक होगा ना। तो सर्वप्रथम तो इसमें लिख दो, सर्वप्रथम लिखो इसमें नीचे, चूंकि विलेय को बेंजीन में घोला गया अतः बेंजीन विलायक है। चूंकि विलेय को बेंजीन में घोला गया अतः बेंजीन विलायक है, अतः बेंजीन विलायक है। हो गया ना? अब लिखोगे दिया है, ध्यान से देखते जाओ। कह रहा है पहले शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 640 mm पारे का है, अर्थात किसका वाष्प दाब दिया गया है ये? तो शुद्ध बेंजीन, बेंजीन यहाँ पे क्या है? विलायक है, अर्थात विलायक का वाष्प दाब दिया गया है। क्या लिखेंगे? विलायक कौन है यहाँ पे?
बेंजीन C6H6 इसका सूत्र होता है, जानते ही होंगे, का वाष्प दाब। क्या मानेंगे इसके वाष्प दाब को? P मानते हैं, बराबर कितना mm? 640 mm। हो गया ना। फिर देखो इसी के नीचे विलयन का भी वाष्प दाब दिया गया है, दिया नीचे विलयन का वाष्प दाब। लिखने तब विलेय पे चलें। कह रहा है विलेय को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, वहां तो सीधे सीधे बता दिया। तो विलयन का वाष्प दाब लिख लो, क्या? PS बराबर कितना? 600 mm। यहां पे एक चीज को ध्यान देना, सवाल में कभी कभी कह देगा कि वाष्प दाब का अवनमन इतना है, समझ गए? तो अवनमन का सूत्र क्या पढ़े थे? P माइनस PS पढ़े थे ना। जब अवनमन सवाल में बता दिया तो इसका मतलब P माइनस PS का मान सीधे सीधे दे दिया, ये याद रखना। अगर अवनमन सवाल में बताया तो इसका मतलब P माइनस PS सीधे सीधे दे दिया, तब तुम्हें फिर से P में से PS घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अब की बार एक सवाल पूछा गया था, क्या पूछा गया था? अभी आगे क्वथनांक के उन्नयन से संबंधित था। उसमें क्या किया था? गलनांक दे दिया था, जो विलायक था उसका गलनांक दे दिया था। उसके बाद सवाल में तुमको क्वथनांक का, ये हिमांक का अवनमन बता भी दिया था, उसका गलनांक भी दे दिया और हिमांक का अवनमन भी बता दिया। तो आधे लोग कंफ्यूजन में आ गए कि क्या किया जाए, कि घटाया जाए, क्योंकि हम लोग सामान्यतः देखते हैं दो ताप या दाब दिया है तो P माइनस PS सब घटा के तो निकालोगे। उसमें फंसाने के लिए क्या किया, उस गलनांक का कोई मतलब नहीं था सवाल में, केवल घुमाने के लिए दिया था कि गलनांक कितना डिग्री सेल्सियस है, फिर विलेय मिला पर उसका हिमांक का अवनमन इतना डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो आधे लोग सोच के क्या करेंगे, इसमें इसको घटा देंगे, क्योंकि इसमें आया था डेल्टा T। तो सूत्र में क्या आता है? डेल्टा T आता है। तो डेल्टा T का मतलब ताप का अंतर होता है, तो ताप को घटा दिए। लेकिन ये ध्यान में रखना था कि वो पहले ही डेल्टा T दे दिया गया था, हिमांक का अवनमन इतना है। तो जब अवनमन बता दिया इसका मतलब घटा के दिया गया है, ये याद रखे रहना। तो इसी प्रकार जब यहाँ पे सवाल में बोल देगा कि वाष्प दाब का अवनमन इतना है, तब तुम्हें घटाने की जरूरत नहीं होगी, नहीं तो पता चला वहां भी घटाने लगो और गलत करके आ जाओ। अभी देखो क्या होगा यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं दिया था, विलायक का वाष्प दाब दिया, विलयन का वाष्प दाब दिया। अगला काम क्या है? विलेय। कोई विलेय है, विलेय की मात्रा दी गई है जी, विलेय की मात्रा। तो देखो तो विलेय की मात्रा में आके क्या माने? W माने है ना। तो W कर दो इसको, बराबर कितना ग्राम? 2.175 ग्राम, ठीक है ना। विलेय का मोलर द्रव्यमान पता है क्या? देखो जैसे ही ग्राम दिया तो तुमको मोलर द्रव्यमान पता होना चाहिए, क्योंकि मोलों की संख्या सूत्र में था। तो मोलर द्रव्यमान पता है क्या? नहीं पता, वही तुमको पता करना है। तो विलेय का मोलर द्रव्यमान यम बराबर क्या लिख दो? प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद अब आओ विलायक पर। विलायक की ग्राम में मात्रा दी गई है, विलायक कौन है यहाँ पे? बेंजीन है। बेंजीन की ग्राम में मात्रा, कितने ग्राम बेंजीन में घोला गया? इसको W डैश माने ना, बराबर कितना ग्राम? 39 ग्राम। इसमें तो C6H6 का तुमको मोलर द्रव्यमान भी पता चल सकता है, क्योंकि सूत्र बताया तो मोलर द्रव्यमान निकाल ही सकते हो, इसीलिए तो उसमें विलेय का सूत्र नहीं दिया गया था। तो मोलर द्रव्यमान बराबर 6 गुणा इसको क्या माने? यम डैश माने ना, यम डैश 6 गुणा किसका परमाणु भार? कार्बन का, प्लस 6 गुणा किसका? हाइड्रोजन का। तो 6 गुणा 12 और प्लस 6 गुणा 1, 12 छक्का 72 प्लस 6 बराबर 78। सब चीजें पता चल गई ना। अब राउथ के नियम से क्या होगा जी? P माइनस PS बट्टे P, यही था। PS बट्टे P माइनस PS बराबर कैपिटल N बट्टे
स्मॉल एन। अब तुमको एन तो पता नहीं था सवाल में, दिखाई दे रहा है एन पता है क्या? नहीं पता है तो एन का सूत्र डब्ल्यू बट्टे एम जानते ही हो, जानते हो, उसको रख दो। विलय के लिए रखना तो डब्ल्यू बट्टे एम रखना, विलायक के लिए रखना तो डब्ल्यू डैश बट्टे एम डैश रखना, हो जाएगा। तो क्या करेंगे, क्योंकि कैपिटल एन बराबर डब्ल्यू डैश बट्टे क्या एम डैश, वही स्मॉल एन बराबर डब्ल्यू बट्टे एम, हो गया। तो देखो अब क्या होगा, इसलिए P माइनस पी एस बट्टे पी एस बट्टे P माइनस पी एस बराबर n की जगह रखोगे तुम W डैश बट्टे क्या m डैश, और नीचे n की जगह m, इसके स्मॉल n की जगह क्या रखोगे W बट्टे m। सबसे नीचे वाला कहाँ जाता है, ऊपर, और ये यहाँ पे आता है पी एस बट्टे P माइनस पी एस बराबर W डैश गुणा क्या हो गया m, और m डैश गुणा क्या हो गया W। सभी मान रख दो इसमें, ये था 600, ये था 640 माइनस 600। W डैश क्या है, W डैश कितना ग्राम है 39 ग्राम। m पता ही नहीं है, m डैश क्या है जी, कितना है, W कितना है 2.175, 39 गुना 78, 600 बट्टे कितना बचा 40 बराबर m बट्टे, गुणा करा दे, 2 पच्चे 10 को 0, 2 सत्ते 14, 1 15 5, 2 1 कम 2 1 3, और 2 दूनी 4, ये 1 0 से 1 0 कट गया, 7 से 60 कितनी बार में कट जाएगा 15 बार में। तो 15 गुणे 4 दशमलव कितना हो जाएगा 3 5 बराबर क्या, इसका गुणा हो जाएगा ना इधर, बराबर m, 15 पच्चे 75 को 5 हासिल, 7 15 3 45, 7 52 को 2 हासिल 5, 15 चौका 60, 5 65, 65.25 ग्राम, यही इसका क्या हो गया मोलर द्रव्यमान। बस इस प्रकार से काम करना है तुम्हें, हो जाएगा ना, नोट कर। एक सवाल लिखो घर के लिए, बोले लिखो, जल का वाष्प दाब 25% कम करने के लिए, जल का वाष्प दाब 25% कम करने के लिए जल का वाष्प दाब 25% कम करने के लिए, हो गया। सौ ग्राम जल में 100 ग्राम जल में 100 ग्राम जल में कितने ग्राम यूरिया मिलाना होगा, कितने ग्राम यूरिया मिलाना होगा। अब लगा के आना इसको। अब देखो यहाँ पे कहा जल का वाष्प दाब 25% कम करना है, समझ गए। तो कुछ पता है क्या तुमको वाष्प जल का कितना था, पता है कुछ नहीं पता है, तो तुम क्या करोगे, जल का वाष्प दाब कितना मान लोगे,
मान सकते हो, 100 मान सकते हो, मानक मानते हैं, सही बोल, 1 मान सकते हो, 100 मान सकते हो, 1000 मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, नहीं कुछ मानना चाहते हो तो यक्ष मान सकते हो, तो तुम्हारा नियम है, ठीक है। तो अगर तुमने मान लो 100 मान लिया कि माना जल का वाष्प दाब बराबर कितना 100, वो हमारा विलायक का वाष्प दाब हो गया P बराबर 100, ठीक है ना। फिर कह रहा है वाष्प दाब हमें 25% कम करना है, अर्थात यहाँ पे अवनमन दिया गया है, तो वाष्प दाब का अवनमन बराबर जल के वाष्प दाब का 25% होगा ना, अर्थात 100 का 25% कितना आएगा, 25 आएगा। 100 का 25% कितना आएगा, 25। वाष्प दाब का अवनमन हो गया 25 और तुमको जल का वाष्प दाब कितना मिल गया, 100 मिल गया। तो P माइनस PS बराबर सीधे 25 मिला और उधर P बराबर 100 मिला, तो PS की जरूरत पड़ती है ना हमको इस सूत्र में, देख रहे हो। तो तुमको फिर मान रखना पड़ेगा P माइनस PS बराबर 25 में, P का मान 100 रखोगे, 100 माइनस PS बराबर 25, 25 को इसकी साइड में पक्षांतर करोगे तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस 25 बराबर PS, PS बराबर कितना आएगा 75, PS की जगह रखोगे 75 और P माइनस PS की जगह सीधे रखोगे 25, क्योंकि अवनमन तो सीधे पता है, और बाकी इधर तुमको दिया ही गया है, जल का 100 ग्राम दिया गया है, जल का मोलर द्रव्यमान जानते ही हो, यूरिया का तुम मोलर द्रव्यमान निकाल ही लोगे, यूरिया की ग्राम में मात्रा जैसे यहाँ पे M निकाले वहां पे W निकालना पड़ेगा, हो जाएगा। तो अच्छी तरह से लगेगा, हल करके आना करते। यहाँ पे जो वाष्प दाब सीधे सीधे दे दिया गया तो वहां तुमको मानना पड़ेगा, 100 मानोगे फिर उसका 25% कम करोगे, नोट कर लो, नोट कर लो, लगा के आना, बाकी चीजें करूंगी अब।